हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 9 है। ओके, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें शुरू से लेके एक एक करके डिस्कस करी। आई होप कि आप लोग को वो सारी चीज़ें समझ आई हो, है ना। हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक जो था कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। पहले तो हमने वो पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये दोनों चीज़ें पढ़ी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, एक प्रश्नावली। उसके बाद हमने शुरू किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है यूनिट 1 का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानकारी लेने वाले हैं। पहली बात, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और दोनों में क्या क्या समानता तथा असमानता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे लिखेंगे और अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ कैसे करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है, ये सब चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं एक्चुअली में होती क्या है। वैसे तो 9th में सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय को बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल, रैशनल, एंड अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, रैशनल और इर्रेशनल्स। रैशनल मतलब जो परिमेय संख्या होती है उनको हम लोग दर्शाते हैं क्यू से, है ना। ये हो गया परिमेय संख्याओं का सिंबल। इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां, यहाँ पे एक और शर्त है, जहां P तथा Q पूर्णांक है ना, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर के बटे में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसी के जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय संख्याएं। इनको हम लोग Q डैश से दिखाते हैं या Q कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं। Q के ऊपर C लगा दो जिसको पढ़ते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। इसकी परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉन जीरो है। ये हो गई इर्रेशनल की डेफिनेशन। The numbers which can be expressed as P by Q form, they are called rational numbers, where P and Q are integers and Q is non-zero. और second definition है the numbers which cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is non-zero. These are called irrational numbers. तो ये हो गया irrational और rational की डेफिनेशन। एग्जाम्पल अगर देख ले तो परिमेय संख्या में कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे 7/3, बस P by Q के फॉर्म में लिखना है, 5/6, 8/13, तो ये सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या है। वहीं अपरिमेय में जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2
2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य नंबर अभाज्य संख्या लेते जाओ तो ये अपरिमेय बन जाती है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब रैशनल संख्याएं मतलब परिमेय संख्याएं जितनी हैं वो एक साथ ले लो और इसी में ऐड कर दो। ऐड मतलब जोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, पहले सारी परिमेय संख्या एक साथ रख लो, फिर जितनी अपरिमेय संख्या है उनको एक साथ रख लो, इन दोनों का जब एक ग्रुप बना लो तो जो हमारे पास निकल के आता है वो वास्तविक संख्याओं का ग्रुप होता है, रियल नंबर्स, है ना। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम लोग उठाएंगे सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं, उनको कैसे अपरिमेय प्रूफ करना है, उस पर एक थ्योरम है छोटी सी, उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज करना होगा। तो वो हम लोग इसके बाद पहले उठाते हैं इर्रेशनल नंबर्स को और देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। रिविजिटिंग, ये आपके सिलेबस में ही नाम होगा। रिविजिटिंग irrational numbers, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। दोबारा से मिलने जा रहे हैं लोग से। अभी मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ पे दोबारा क्यों लिखा। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। याद करो क्लास 9th में जब आप लोगों ने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, तो आपको यही चीज़ बताई गई थी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में ना लिखें वो अपरिमेय है। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि जो संख्याएं अपरिमेय हैं हम उनको प्रूफ कैसे करें, हम पता कैसे करें कि ये अपरिमेय है। मान लो हमको दे दिया गया, किसी ने बोल दिया कि √2 अपरिमेय है, अब तुम इसको बताओ। अब लगे दिमाग लगाने, सर फोड़ने कि यार इसको कैसे हम पता करें कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये तो बड़ी टफ जॉब हो गई। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी और उस थ्योरम को जब हम प्रूफ करेंगे तो हम मदद लेंगे अपने पहले इसके पिछले वाले टॉपिक का, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो अभी हाल ही में आपने पढ़ी है, तो उसको रिकॉल करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि आप लोग तो अभी जस्ट पढ़े हैं तो याद होगा। स्टिल मैं बोल देता हूँ एक बार उसकी डेफिनेशन क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जब हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के गुणे में लिखते हैं, किसी भी संख्या को जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं, तो उस गुणनखंड में आने वाली अलग अलग जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अलग अलग अभाज्य संख्याएं, उनका अगर ऑर्डर ना बदला जाए, मतलब कि अगर हमने किसी संख्या को फैक्टराइज किया, हमें मिल गया 2 मिल गया, उसमें 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 ऐसे मिल गया, हम अगर उनका ऑर्डर ना बदलें और ऐसे ही लिखे रहें तो ये जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। और कोई भी संख्या में दे दी जाए प्राकृतिक संख्या, उसको हम लोग फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ये थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो प्रमेय जो हमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके प्रूफ करनी है। और इसी प्रमेय की मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं क्यों कही जाती हैं, है ना। हम अपरिमेय संख्याओं का होना उनको प्रूफ करेंगे। तो जो हमारी प्रमेय है इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ क्योंकि हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को नंबर 1 दिया था। प्रमेय कहती है यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है तथा A धनात्मक पूर्णांक है, P कोई अभाज्य संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगली बात इसमें क्या है, यदि P A² को
विभाजित करता है तो यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। करेगा या करता है, ऐसे ये इसका स्टेटमेंट है ना। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो थ्योरम नंबर 2, let p is a prime number and a be a positive integer। ये a अपना ये है, a हम एक नंबर ले रहे हैं जो कि धनात्मक एक पूर्णांक है और ये सेंटेंस में यूज हो रहा है a be a positive integer इतना हमें मानना है। उसके बाद क्या कह रहा है, if p divides a square then p divides a। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तब p a को भी विभाजित करेगा, है ना। तो जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं, कैसे ये चीज हम कह रहे हैं कि सत्य है, इसका हम एक प्रूफ देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। अब हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम उसका गुणनखंड कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि a का गुणनखंड जो है, मान लो हम उसको ऐसे प्राइम्स के गुणे में लिख सकते हैं P3 और ऐसे ही गुणा करते 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 PR तक। मान लो हमारे पास R ऐसे प्राइम है P1 P2 P3 PR जिनको गुणा करने पर हमें A मिल जा रहा है। ये हमने माना क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या को गुणे में गुणनखंड कर सकते हैं, तो माना कि हमने जब A का गुणनखंड किया तो ये सारे प्राइम आ गए जहां P1 P2 P3 PR जरूरी नहीं कि अलग हो। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जितने भी हमने P1 P2 P3 PR लिया, अब इसमें से ऐसी कोई हमारे पास बाधा नहीं है, ऐसा कोई रुकावट नहीं है कि हम P1 और P2 को एक ही संख्या नहीं ले सकते, या P3 और P4 को एक ही संख्या नहीं ले सकते, या किन्हीं तीन को हम एक ही नहीं ले सकते। मतलब कि किसी भी मान लीजिए आपने कोई एक संख्या ले ली, उसका गुणनखंड कर लिया, 24 मान लो ले लिया। 24 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा आया ना। तो यहाँ पे जो शुरू की 3 है ये बराबर है ना। मान लो 2 को P1 माना था, इस 2 को P2, इस 2 को P3 और इसको P4। तो देखो P1 P2 P3 बराबर निकल गया, P4 अलग निकल गया। तो हमारे पास ऐसी कोई बाधा नहीं है कि ये जो P1 P2 P3 और PR हैं ये सारे अलग अलग है ना। इनमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये हमारे पास ऐसी कंडीशन मिल गई। और सारे P1 P2 PR ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये तो ऑब्वियसली है, जब हम ए का फैक्टराइजेशन करेंगे तो जितने भी यहाँ यूज होंगे वो अभाज्य संख्या है ना। अब हमें चेक दिया हुआ है क्वेश्चन में कि P जो है वो A स्क्वायर को विभाजित करता है। पहले तो देखें A स्क्वायर होता क्या है। तो A स्क्वायर जब करेंगे तो इन संख्याओं का भी आपस में गुणा हो जाएगा, P1 गुणे P2 गुणे P3
गुणे पी आर, और इसका वापस से इसी में गुणा हो जाएगा, P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे PR। ये हमें कब मिला? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दिया गया है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। पहले इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लें। P1 का P1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर। P2 का P2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? P2 स्क्वायर। P3 का P3 से होगा तो P3 स्क्वायर, और इसी तरह जब PR का होगा PR से तो ये PR स्क्वायर बन जाएगा। नाउ हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रमेय में कि ए स्क्वायर को P विभाजित करता है। P कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित करेगी तो आप ये मान सकते हैं कि वो संख्या उसके गुणनखंड में आएगी। मतलब आपके पास दो संख्या हैं, एक तो है ए, एक तो है बी। अगर ए बी को विभाजित करता है तो जब हम बी को फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो उसमें एक कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, है ना? यही नियम है फैक्टराइजेशन का। तो दिया गया है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। मानते हैं ना ये बात? अगर हम P से ए स्क्वायर को भाग दे रहे हैं और भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो इसका मतलब ए स्क्वायर का एक गुणनखंड P बन गया। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अगर हमने किसी संख्या को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख दिया है तो अब इन P1, P2, P3, PR के सिवा और कोई हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे जो इस कंडीशन को दोबारा से सेटिस्फाई कर दें। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अब यहां पे लिख देते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा P1, P2, P3 और PR ये सब क्या है? अद्वितीय है, यूनिक है। इनके सिवा हमें ए का और कोई डिवाइजर नहीं मिलेगा, फैक्टर जो भी बोले। अगर ये सब अद्वितीय हैं लेकिन हमें P मिल रहा है तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी जहां पे P इन्हीं किसी में से एक के बराबर होगा, है ना? इससे क्या पता चलता है? अतः P P1, P2 और ऐसे ही PR में से किसी एक के बराबर है। ये हमें पता चल गया। अब अगर जो हमारा P है वो P1, P2, P3 और PR में से किसी एक के बराबर हो गया तो हमारा जो A था उस पर क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? देखो A अपना P1, P2, P3 और PR है। अब इनमें से कोई एक बंदा P के बराबर हो गया तो अपना A क्या हो जाएगा? तो जो अपना A हो जाएगा A बराबर P1 गुणे P2 गुणे P3 और ऐसे चलते चलते बीच में कहीं एक तो P आ गया और वापस से कंटिन्यू करके PR तक पहुंच गया, है ना? बीच में कोई एक ऐसा P था, PI जिसको बोल सकते हैं, जो किसके बराबर हो गया? इस P के बराबर हो गया, है ना? अब इससे हमें क्या पता चला कि A के गुणनखंड में एक जगह P आ गया ना? तो ये आने से हमें क्या पता चला
किसी भी संख्या के गुणनखंड में जो संख्याएं होती हैं वो दी गई संख्या को विभाजित करती हैं, है ना। अगर ए के गुणनखंड में p आ गया तो p a को डिवाइड करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा। ए के गुणनखंड में p1 है तो p1 a को डिवाइड करेगा, p2 a को डिवाइड करेगा, p3 a को डिवाइड करेगा। इसी तरह जो हमारा p है वो a को डिवाइड करेगा। अतः p a को विभाजित करता है। ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। रिपीट कर दूं क्या? कर ही देता हूं, चलो। सबसे पहले चीज ये पूछ रहा है कि हमारे पास p और a दो संख्याएं हैं, ओके। p अपना क्या है? अभाज्य संख्या है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। आगे कह रहा है p a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो p a को पक्का विभाजित करेगा। इसने तो बड़े शानशाही के साथ बोल दिया ऐसा है। हमें देखना है कि ये क्यों है। चलो, मान लिया ये जो कह रहा है वो सच है। पहले तो इसने जो कहा उसको हमने मान लिया, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि a धनात्मक पूर्णांक है तो हम a को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। a को लिख दिया हमने p1 p2 p3 और pr के गुणे में, जहां p1 p2 p3 pr जरूरी नहीं कि अलग है, और ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं, है ना। लिख देते हैं p1 p2 और pr, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य होती है गुणनखंड करने पे जो आती हैं, ओके। अब जरूरी नहीं कि अलग है। आगे चलते हैं। हमें a मिल गया, a स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में a स्क्वायर की बात हुई है। a स्क्वायर निकालेंगे तो इस सारी क्वांटिटी का वापस से इसी से गुणा हो जाएगा, सिंपल। यहाँ भी p1 है, यहाँ भी p1 है, गुणा करके लिखेंगे तो p1 स्क्वायर, p2 गुणे p2 p2 स्क्वायर, p3 गुणे p3 p3 स्क्वायर, और ऐसे ही pr स्क्वायर। अब अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a स्क्वायर के गुणनखंड होगा, पक्की बात है। लेकिन हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि p1 p2 p3 pr ये सब अद्वितीय है, और यही सिर्फ ऐसे गुणनखंड है जो a स्क्वायर के गुणनखंड है। यही सिर्फ ऐसी अभाज्य संख्या है जो इसके गुणनखंड में आ सकती हैं, कोई और नहीं आ सकती। यहाँ p आ गया, अब हो गई दिक्कत। हमें पता था कि p1 p2 p3 pr के सिवा हमें कोई और नहीं मिलेगा जो a स्क्वायर के गुणनखंड में आ जाए, लेकिन यहाँ p मिल गया। इससे एक बात क्या पता चली कि ये जो p था ये इनमें किसी एक के बराबर पक्का था, वरना ऐसा होता ही नहीं। मान लिया हमने बीच में कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसके बराबर p था। अब p इनके बराबर हो गया तो p a स्क्वायर में जब आ रहा है तो a में तो आएगा ही, है ना। तो a बराबर p1 p2 p3, बीच में p और pr हो गया। अब p आ गया a के गुणनखंड में, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि p a को विभाजित करता है, सिंपल सी बात है ना। ये थ्योरम पूरी हो गई। अब हम लोग तैयार हैं कि हम लोग √2 √3 √5 इन सबको अपरिमेय प्रूफ करें, है ना। तो चलते हैं, पहला एग्जांपल उठाते हैं √2 और देखते हैं कि उसको हमें अपरिमेय कैसे प्रूफ करना है √2 का, और देखते हैं कि क्या सच में जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं √2 क्या सच में वो अपरिमेय है, इसकी हम लोग जांच करते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या है? दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। Show that √2 is an irrational number। ओके, तो इसका कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, चलो एक एक स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में। गणित में हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई भी बात आपसे कही जाती है,
तो वो बात या तो सही होती है या तो गलत, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है। इसी तरह अगर आपसे कहा गया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात या तो सही है पूरी तरह से या तो गलत है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, ये सारी चीज़ें मैथ में नहीं होती है। तो अगर हमें दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम एक होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करके मेथड होता है। इस मेथड में हम जो चीज़ दी हुई होती है उसका उल्टा मानते हैं, और लास्ट में हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से हमें पता चलता है कि अरे हमने जो माना था वो तो गलत माना था, है ना। तो इस तरह से जो हमें प्रूफ करना होता है वो प्रूफ हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर संभव है, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है √2 एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछ रहे हैं अपरिमेय, हम मान रहे हैं परिमेय। सर क्या कर रहे हो, है ना, यही नियम है बेटा, इसको प्रूव करने का यही नियम है। और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही सटीक तरीका है आपको कोई भी चीज़ प्रूफ करने का। तो ठीक है, मान लिया हमने उल्टा कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का यही परिभाषा ही होती है इसकी, किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो p और q के गुणनखंड में से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, या फिर p और q के गुणनखंड में कॉमन मिलेगा, है ना। कोई भी दो संख्याओं के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उन गुणनखंडों में से कुछ कॉमन मिल जाए या ना मिले, है ना। तो p तथा q के एक सेकंड, यहाँ सिर्फ गुणनखंड नहीं लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन को हम लोग हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। p तथा q के, ये चल क्यों नहीं रहा है, उभयनिष्ठ, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुणनखंडों को p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हटाने पर, मान लो p में कुछ कॉमन है q में कुछ कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल के ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर p और q में सेम चीज कॉमन है तो हटाने पर प्राप्त संख्या क्या आएगी। मान लो कि हमें a/b मिल गया। a/b कब मिला, जब हमने p और q में से जो कॉमन पार्ट था उसको हटा दिया। अब क्योंकि सारा कॉमन पार्ट हट चुका है, तो a और b में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा सिवाय एक के। और याद कीजिए, आपने एक चीज़ पढ़ी थी को प्राइम नंबर्स, सेकेंड लेक्चर में मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताया था ना। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें दोनों का HCF यानी मासा सिर्फ एक होता है। अगर इनमें से हमने कॉमन पार्ट हटा दिया तो ये दोनों कैसी बन जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं। A तथा B सह अभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सहअभाज्य संख्या ये दोनों हैं। अब आगे क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। एक मेथड बस है इसका, किसी भी परिमेय अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने का, वही मेथड सारे नंबर्स में यूज होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर a² हो जाएगा। b² को हम लोग इधर लाएंगे तो इससे क्या मिलेगा हमको,
ए स्क्वायर बराबर 2b² मिला। देखो बी स्क्वायर इधर रहा है तो इसका बराबर 2b²। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हमें लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, संख्या a को संख्या b से भाग दिया, भाग गया q बार और शेषफल आया 0। यहाँ पे देख के हमें क्या पता चलता है, हमने इस संख्या को 2 से भाग दिया, भाग गया b² बार और शेषफल आया 0। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा a² है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है ना। अतः a² 2 से विभाज्य है, या 2 a² को विभाजित करता है। एक बात पता चल गई। अब क्योंकि हमने अभी अभी जो पढ़ा है थ्योरम नंबर 2, उसमें क्या था, अगर कोई संख्या a है और एक प्राइम नंबर p है, अगर p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, उसका इस्तेमाल वहाँ करना है। हमारे पास p की जगह 2 है, a² की जगह a² ही है। अगर 2 a² को विभाजित करता है तो प्रमेय 2 के आधार पर हमें क्या पता चला, a भी 2 से विभाज्य है ना, है ना मजे की बात। इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचने के लिए हमने पूरी एक थ्योरम प्रूफ की है ना, ध्यान रखना, भूलना नहीं उसको। a² अगर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य है। अब a 2 से विभाज्य है तो हम इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, मान लो 2 से हमने भाग दिया, भाग गया c बार, पूरी तरह विभाज्य है तो शेषफल तन को आएगा ही नहीं हमारे पास, इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ a बराबर 2c है, यहाँ a² बराबर 2b² है, तो समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखें तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखो, a बराबर 2c, तो लेफ्ट में 2c का स्क्वायर हो जाएगा, राइट में 2b का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब हटेगा मतलब टूटेगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये c² हो जाएगा, ये बराबर 2b²। इस 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2c² बराबर b²। इतना हमारे पास आ गया। जिस तरह से ये था a² बराबर 2b², इस तरह से ये है 2c² बराबर b²। यहाँ पे भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। उससे क्या पता चलता है कि b² को हमने 2 से डिवाइड किया, भाग गया c² बार और शेषफल आया 0। तो इससे क्या पता चला, जो संख्या b² है वो भी 2 से विभाज्य है ना, सिंपल सी बात है। वापस प्रमेय 2 के आधार पर, b भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हमें a 2 से विभाज्य मिल गया, यहाँ पे हमें b 2 से विभाज्य मिल गया। अतः 2 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लो हो गई प्रॉब्लम। इतनी मेहनत जो करके आए सब पानी। क्यों पानी? क्योंकि हमें यहाँ क्या माना था कि a तथा b सह अभाज्य हैं। p q के जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उनको तो हमने हटा ही दिया था ना, तब a और b मिला था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 a और b में कॉमन आ गया। ले लो, 2 कॉमन क्यों आ गया? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था कि √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यही गलत था। जब बिगिनिंग गलत लेके चलोगे
तो मंजिल में कैसे पहुंचोगे? जब रास्ता ही तुम्हारा गलत चुना हुआ है तो मंजिल में कैसे पहुंचोगे? तो इससे हमें क्या पता चला, अतः हमारा मानना, या अवर सपोजिशन हिंदी में लिखते हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो उसके पास एक ही चॉइस बनती है, चुपचाप से अपरिमेय संख्या बन जाने, तो कोड़े पड़ेंगे, है ना। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। लो भाई साहब, हो गया आपका प्रूफ। वही सेम स्टेप्स कंटिन्यू चलते रहेंगे अगर हमें √3, √5, √7 के लिए प्रूफ करना है। बस जहां जहां हमने √2 लिखा है वहां वहां नंबर बदलता चला जाएगा। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो, एकदम इजी चीज़ है। सिर्फ 2 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। पहली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरी जो हमने इस्तेमाल किया है वो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर जो हमने थ्योरम नंबर 2 प्रूफ किया था उसका, है ना। ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि कोई भी संख्या जो हमें दी हुई है वो अपरिमेय है या नहीं। ओके, आज के टॉपिक पे हम लोग इतना ही बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। कल हम लोग एक नई संख्या उठाएंगे √3, उसको देखेंगे कि वो कैसे प्रूफ करना है, अपरिमेय है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।